एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देश के सबसे बड़े राज्य को लेकर नेगेटिव माहौल बनाया जाएगा तो फिर हालात और चुनौती बढ़ जाएगी। फिलहाल तो यूपी में बड़ी चुनौती उपचुनाव की है, जिसके लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इसके बाद बीजेपी की बड़ी चुनौती विधानसभा चुनावों की है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले और वहां बीजेपी ने चुनाव अभियान शुरू भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग और ओबीसी को लेकर इंडी गठबंधन ने भ्रम फैलाया था, उसे तोड़ने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली। अमित शाह आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और वहां पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का रट्टा मारने लगती है, जबकि कांग्रेस ने आज तक पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती दी, कहा कि कांग्रेस अपने 10 साल और बीजेपी के 10 साल का हिसाब लेकर जनता के बीच जाए तो सच्चाई पता चल जाएगी। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि हरियाणा में बीजेपी के लिए एक नई चुनौती कैसे सामने खड़ी है। हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं। हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ही चुनाव से पहले बीजेपी के लिए किसान आंदोलन की चुनौती फिर से खड़ी होती दिख रही। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। इसी साल फरवरी में हरियाणा में जमा हुए थे किसान और दिल्ली आने की तैयारी में थे, लेकिन हरियाणा ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को बंद कर दिया, जिससे किसान आगे नहीं बढ़ पाए। आज चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इरादे जाहिर कर दिए। किसानों ने कहा कि शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बॉर्डर पर ट्रैक्टर में तेल पानी चेक किया जा रहा है। रास्ता खुलते ही सामान के साथ दिल्ली चले जाएंगे। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली जाएंगे। किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर विपक्ष से भी संपर्क किया है। किसानों ने सारे विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। जरूरत पड़ने पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे कह रहे हैं। 22 जुलाई को दिल्ली में किसान संगठनों की एक बैठक भी है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ने को है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। किसानों की नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है और इसीलिए बीजेपी ने अभी से हरियाणा में चुनाव को देखते हुए अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अब यह किसान आंदोलन कहां तक जाएगा? माहौल बनाने वाले, भ्रम फैलाने वाले कहां तक जाएंगे? और मोदी, योगी और शाह जिस तरह से मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं, वो जो थोड़ा बहुत भी सेटबैक है चुनावों का, उसको बहुत पीछे छोड़ देंगे। ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, बहुत बड़ी खबर आई। ईवीएम के साथ अब वो होगा जो बड़ा राज खोल देगा क्या? ईवीएम में धांधली कर तीसरी बार बनी मोदी सरकार, लेकिन इसका सच क्या है वो अब सामने आएगा क्या? इस पर चर्चा। जितने टेस्ट भारत के ईवीएम को देने पड़ते हैं ना बॉस, उतने तो दुनिया में कोई स्टूडेंट नहीं देता हो। इसी ईवीएम से नेता जीतते हैं, जीत के बाद ईवीएम को कोस भी देते हैं। ईवीएम का टेस्ट कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये चले जा रहा है। चुनाव से पहले माहौल बनाया जाता है, फिर चुनाव के नतीजे आ जाते हैं तो भी ईवीएम के नाम पर रोना चलता है। इस बार भी यही हुआ, लेकिन इस बार कुछ नया भी हो रहा है। चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम के वेरिफिकेशन और टेस्ट का मौका भी उन लोगों को दिया गया है जिन्हें ईवीएम पर किसी तरह का शक है। यह सब कैसे होगा? कैसे विपक्ष ने इतना ईवीएम का गाना गाया, चिल्लाया कि ऐसे लोग जो ईवीएम पे सवाल नहीं भी पूछते थे वो भी पूछने लगे हैं। आज ये भी दिखाऊंगा कैसे ईवीएम का नया टेस्ट होने वाला है, आज आपको यह बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जो लोग जोर जोर से ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वो लोग ईवीएम को लेकर कितना सीरियस हैं।
यह बात इसी से पता चलती है कि इतने बड़े देश में लोकसभा की सिर्फ 8 सीटें ऐसी हैं जहां से ईवीएम का वेरिफिकेशन करने की रिक्वेस्ट आई। भाई चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, जिसको जिसको चेक कराना है, जिसको लग रहा है कि ठीक है भाई ईवीएम में गड़बड़ी हुई है मेरे इलाके में, वाओ, बताओ। तो लोकसभा की सिर्फ 8 सीट ऐसी है जहां से रिक्वेस्ट आई है कि हमारे यहां का ईवीएम चेक करवा दीजिए। चुनावों में हारे हुए कुछ असंतुष्ट उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से ईवीएम की जांच करने की शिकायत की है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर लिया है। अब इलेक्शन कमीशन न केवल ईवीएम और वीवीपैट की जांच करवाएगा, बल्कि दोबारा से मॉक वोटिंग भी करवाएगा, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। हालांकि पिछले 10 साल से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इसे हैक किया जा सकता है, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन हर बार यह बात साबित हो चुकी है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि नतीजे आने के बाद ईवीएम की पूरी तरह से फिर से जांच करवाई जाएगी, क्योंकि जितने ईवीएम हुए इस्तेमाल इलेक्शन में वो सब रखे हुए हैं बॉस। तो अब कैंडिडेट को मिलेगा ईवीएम कि लो चेक करो, देखो तुम कह रहे हो ना ईवीएम में गड़बड़ी है, चेक करो। ये कैसे होगा ये समझने से पहले आप पहले वो नियम देख लीजिए जिसके आधार पर ईवीएम का नया टेस्ट होने वाला है। ईवीएम की जांच को लेकर आज इलेक्शन कमीशन ने एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया। इसके मुताबिक चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले 11 उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने हुए मतदान केंद्रों के ईवीएम की जांच करने का विकल्प दिया गया। अब ये 11 उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने नहीं चुने, ये 11 उम्मीदवार ही ऐसे हैं जो सामने आए कि भाई हमको जांच करानी है। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि तो आ जाओ, 543 आना है, 543 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यानी उम्मीदवार को जिस पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ी का शक है, उसी पोलिंग स्टेशन की ईवीएम की जांच कैंडिडेट के सामने होगी। इस प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन उस इलाके की 5% ईवीएम की जांच करेगा। इसमें ईवीएम की बर्न मेमोरी या माइक्रोचिप्स की जांच और वेरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब जो अंदर मेमोरी लगी है उसको जांचा जाएगा। तो जो ईवीएम बनाने वाले इंजीनियर्स है वो आएंगे और कैंडिडेट के सामने चेक करके दिखाएंगे कि देखो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और किसका चेक करना है वो मशीन भी कैंडिडेट चुनेगा। मतलब इलेक्शन में मान लीजिए 100 मशीन यूज हुई, 100 की 100 रखी रहेगी। चुनाव आयोग कहेगा कि लो चुनो, बताओ किस में से चेक करना है। जिस पे कैंडिडेट उंगली रखेगा उसको चेक करके दिखाएंगे कि देखो ठीक काम कर रहा है। इसके अलावा इतने पे ही नहीं, बोलेगा मान लो चिप ठीक है लेकिन वोट गड़बड़ पड़ रहा हो तो उम्मीदवार ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान भी कर सकता है। मतलब उम्मीदवार बोलेगा कि मुझे एक काम कीजिए, ये वाली ईवीएम और इससे जो वीवीपैट की पर्ची निकली दोनों का मैच कराइए। तो आपका मान लीजिए मशीन कहेगा 50 वोट बीजेपी को मिला, 10 कांग्रेस को, तो वीवीपैट मैच होगा कि 50 वीवीपैट में बीजेपी को गया है कि नहीं और 10 कांग्रेस को गया है कि नहीं। यह भी कैंडिडेट के सामने होगा, उसकी मर्जी से मशीन चुनकर होगा। अब अगर इसके बाद भी उम्मीदवार को कोई शक बचा है तो वो मॉक वोटिंग भी करा सकता है। मॉक वोटिंग क्या भाई? बोलेगा कि नहीं हमको लग रहा है कि इसमें दबाने पे कुछ और हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तुम कोई रैंडम मशीन चुन लो जहां तुम कह रहे हो कि गड़बड़ी हुई है और उसमें मॉक वोटिंग करो। मतलब अपने से वोट डाल के देखो कि ठीक से काम किया होगा कि नहीं उस दिन ये मशीन। 1400 वोट उस मशीन में डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। वो वोटिंग मशीन में वोट डालने का पैटर्न भी जो शिकायत किया है वो तय करेगा कि एक काम करो 25 बार बी दबाओ तो, अच्छा एक काम करो 50 बार सी दबाओ तो, इस टाइप से चलेगा। मतलब हर जो चीज शिकायत करता चाहेगा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तुमको जो मन करके देख लो यार, लेकिन फिर मुंह घुमा के नहीं आना अगर ठीक लगे तो। लेकिन आ जाना मतलब तो नियम ही है तो आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि फिर लेकिन मुंह उठा के मत बोल देना कि ईवीएम में गड़बड़, लेकिन वो तो बोलेंगे ही बोले। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करेगा ताकि उम्मीदवार के मन में किसी तरह का कोई शक न रहे। चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 11 असंतुष्ट उम्मीदवारों से आवेदन मिले थे जिन्हें ईवीएम में छेड़छाड़ का शक है। इसके लिए उम्मीदवारों से हर ईवीएम की जांच के लिए 40,000 रुपए की फीस ली गई है और यह फीस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ईवीएम चेक कराना कराओ लेकिन 40,000 रुपया देना। अगर ईवीएम में गड़बड़ी मिली तो 40,000 रुपया वापस हो जाएगा, नहीं मिली तो 40,000 रुपया स्वाहा हो जाएगा। तो जितना ईवीएम चेक कराओगे उतने के हिसाब से 40,000 पर ईवीएम लगेगा।
नहीं तो कोई जो खाली बैठा है चुनाव हार गया वो कहेगा कि दिन भर करते रहो, यही काम बचा है। चुनाव आयोग को 11 सीटों पर ईवीएम वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट हुई। अब आप सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश में बड़ी संख्या में नेता छाती पीटते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, उसमें पूरे देश से सिर्फ 11 लोगों ने कहा है कि भाई ईवीएम जरा चेक करके दिखा दो। सिर्फ 11। इसमें भी 8 लोकसभा के हैं और 3 विधानसभा सीटें। ऐसा नहीं है कि इन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम था, कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर जीत का अंतर बहुत बड़ा था, फिर भी वहां पर ईवीएम वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट चुनाव आयोग से की गई। जिन 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम के टेस्ट की मांग की गई उसमें कौन कौन सीटें हैं सुनिए। आंध्र प्रदेश की विजयनगरम सीट है जहां टीडीपी का कैंडिडेट जीता था और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हारा था। यहां पर जीत का मार्जिन 2,49,000 वोट है। इतना बड़ा मार्जिन है, फिर भी भाई कह रहा है कि नहीं चेक करा दो, तो चेक करा दो तो करो। हरियाणा की करनाल सीट जहां पर बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर जीते और कांग्रेस के कैंडिडेट दिव्यांशु बुद्धिराजा हार गए। यहां जीत का मार्जिन 2,32,000 वोट का है। हरियाणा की ही फरीदाबाद सीट जहां पर बीजेपी के कृष्णपाल जीते और कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप हारे, यहां जीत का मार्जिन 1,72,000 वोट का था। अब सुनिए इंटरेस्टिंग बात, महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट जहां पर शरद पवार की पार्टी का कैंडिडेट जीता और बीजेपी का कैंडिडेट हारा, यहां जीत का मार्जिन करीब 29,000 वोट का था और बीजेपी के कैंडिडेट ने भी कह दिया कि जरा मशीन चेक कराइए। यह हाल होता है नैरेटिव सेट करने का। नहीं होता है कि मोहल्ले में सब चिल्लाने लगे कि भूत है भूत है भूत है, तो जो आदमी नहीं भी डरता वो भी डरने लग जाता है कि वह भूत हो सकता है क्या। अब आप सोचिए बीजेपी का कैंडिडेट भी कह रहा है कि चेक कराइए मशीन। ऐसे नैरेटिव के जाल में फंस गए आदमी। इसी तरह से तमिलनाडु की सीट विरुद्धनगर जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट सिर्फ 4,379 वोट से जीता है। तमिलनाडु की एक और सीट वेल्लोर जहां पर डीएमके का कैंडिडेट जीता था और बीजेपी हारी थी, वहां पर जीत का मार्जिन 2,15,000 का था। तेलंगाना की जहीराबाद सीट जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता और बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, वहां पर जीत का मार्जिन करीब 46,000 वोट का था। छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता और कांग्रेस हारी, यहां पर जीत का मार्जिन 1,884 वोट का था। इसी तरह से विधानसभा की 3 सीटों में 2 सीटें आंध्र प्रदेश की हैं और 1 सीट ओडिशा की है जहां पर ईवीएम के वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट आई हुई है। अब इस जांच के बाद यह पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं। हालांकि पिछले 10 साल से लगातार ईवीएम को लेकर झूठ फैलाया ही जा रहा है। इसे हैक किया जा सकता है, लेकिन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह झूठ एक्सपोज हो चुका है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान 26 अप्रैल को ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इसे खारिज कर दिया। इस दौरान यह आदेश भी दिया था कि चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले असंतुष्ट उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन में फीस जमा करके ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। इसमें उम्मीदवार अपने क्षेत्र के किसी भी मतदान केंद्र से रैंडम तरीके से ईवीएम को चुन सकते हैं। इस ईवीएम में एक बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट और या पेपर ट्रेल मशीन शामिल होगी और इसकी जांच होगी। कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ओके बॉस, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अब वही होने जा रहा है। लेकिन विडंबना वही कि छाती सैकड़ों नेता पीटेंगे, चेक कराने मात्र 11 आए। अब ईवीएम का नया टेस्ट तो होने वाला है, लेकिन ईवीएम को लेकर विपक्ष का रोना खत्म नहीं होने वाला है बॉस। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो ट्वीट करके कह दिया कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए मतदाताओं के अधिकार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि मेरे हाथ में वोट ना हो। दिग्विजय सिंह आगे लिखते हैं कि मैं ये सुनिश्चित कर लूं कि मेरा वोट वहीं गया है जहां मैं चाहता था और यह भी देख पाऊं कि इसकी सही गिनती हुई। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बात लिख रहे हैं, लेकिन हैरानी आपको यह जानकर होगी कि दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी शिकायत लेकर अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए। ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आओ हम चेक करा देते हैं सारी मशीन, दिग्विजय सिंह क्यों नहीं गए? इतना इनको शक है तब जाते। अभी आ रहे हैं भाई, खुद आ रहे हैं, तो कहते कि मेरे यहां गड़बड़ी हुई है, चेक कराओ मेरी मशीन। खुद नहीं गए, ट्वीट ठोक रहे हैं। दिग्विजय सिंह का यह बयान सुनिए, इसके बाद इसके पीछे की वजह बताता हूं। मैं लगा रहा हूं आज, उसमें बेसिकली जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिस
का कोई उत्तर न तो चुनाव आयोग दे रहा है न सरकार दे रही है। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है, उसमें भी उस फैसले को ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर मैं पिटीशन लगा रहा हूं। ये लोग केस खेलेंगे, लेकिन सच साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा था हैकाथॉन रख रहा हूं, आओ ईवीएम हैक करके दिखाओ, कोई नहीं गया। अब कह रहा है कि आओ चेक करा देता हूं, मशीन चेक कर लो। 11 लोग जा रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह को ईवीएम से इतनी ही दिक्कत है तो फिर उन्होंने खुद क्यों ईवीएम के वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट नहीं दी है? जिन 11 लोगों ने अब तक ईवीएम का टेस्ट करने को कहा है, उनमें तो दिग्विजय सिंह का नाम ही नहीं है। दिग्विजय सिंह भी पैसा जमा करवाते और अपनी सीट पर जो चाहे वो ईवीएम चेक कर लेते, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। इसलिए सवाल उठते हैं कि ईवीएम के नाम पर क्या ऐसे नेता सिर्फ माहौल ही बनाएंगे? क्योंकि बात यह भी है कि ये वो नेता हैं जो अपने इलाके में बड़े अंतर से हारे। जो दिग्विजय सिंह ईवीएम की इतनी बात करते हैं, वो अपने ही गढ़ में हार गए, वो भी बड़े अंतर से। मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह की हार 1,46,089 वोट की थी और छिंदवाड़ा में नकुलनाथ की हार 1,13,618 वोट की थी। एमपी में कांग्रेस की जो मिनिमम हार थी, उसका मार्जिन 52,000 वोट से लेकर मैक्सिमम जो वोट का अंतर रहा वो 8 लाख वोट तक रहा है। इतने बड़े मार्जिन से ये लोग एमपी में हारे हैं। जाते ना भाई, कहते कि मैं पूरा एमपी का चेक कराओ, हम देंगे पैसा 40,000 के हिसाब से। पैसे की कमी है। जब कांग्रेस के दिग्गज नेता 1-1 लाख के वोट के अंतर से हारे हैं, तो वो किस उम्मीद से इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे और ईवीएम की जांच करवाएंगे? नतीजे से साफ है कि कमी ईवीएम में नहीं, कमी कांग्रेस के नेताओं में है। लेकिन मानेंगे कैसे? मान लेंगे तो पब्लिक पूछेगी नहीं कि बॉस आपको क्यों टिकट दे रहे हैं जब आप बार बार हार रहे हैं। दिग्विजय सिंह पिछले कई सालों से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में यूपी के नतीजों को देखकर इन्होंने अपने सुर बदल लिए थे। यूपी में नतीजों से खुश होकर दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती तो उत्तर प्रदेश में ये नतीजे सामने नहीं आते। ईवीएम को लेकर सच यही है कि चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम को लेकर देश की अदालतों में अब तक 40 बार शिकायतें की जा चुकी हैं। ये शिकायतें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में की गई, लेकिन हर बार ये शिकायतें गलत साबित हुई और ईवीएम पर झूठ का एजेंडा एक्सपोज हुआ। ईवीएम को लेकर यह कई बार साबित हो चुका है कि ईवीएम का किसी बाहरी डिवाइस या सिग्नल से कोई लेना ही देना नहीं है और इसलिए ईवीएम ओटीपी से अनलॉक नहीं हो सकता। ईवीएम एक स्टैंडअलोन सिस्टम है, ये किसी भी डिवाइस जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा ईवीएम को प्रोग्राम करने या अनलॉक करने के लिए किसी वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी की जरूरत नहीं है और ना ही इसे हैक किया जा सकता है। लेकिन यह सच ईवीएम पर झूठ फैलाने वालों के दिमाग में घुस ही नहीं रहा, और घुस भी रहा है तो वो घुसने देना नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मान लेंगे, इनका रोना पीटना कम नहीं होगा चाहे कितना भी टेस्ट हो जाए। मैं तो ये खबर आपको इसलिए बता रहा हूं कि पब्लिक को पता रहना चाहिए कि ये हो रहा। ये लोग तो फैलाएंगे ही कि ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि भाई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं बोलेंगे तो पब्लिक इनसे सवाल पूछेगी कि आप कैसे हार गए, आप कैसे हमारे आला कमान हो, आपकी सीटें नहीं आती, आप हटते क्यों नहीं हो। तो ईवीएम पे डाल देंगे ये लोग। आपको पता रहना चाहिए कि ईवीएम कितने टेस्ट से पाक साफ होकर निकल रहा है। लेकिन ये लोग क्या बोलते रहेंगे, आप सुनिए इनका पुराना बयान सुनिए, अखिलेश यादव ने संसद में क्या कह दिया। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। इसलिए नेता ईवीएम पर वही बोलते रहेंगे, आप लिख कर ले लीजिए जो वो पहले बोल रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस टेस्ट का रिजल्ट क्या आएगा हम पाठशाला में बताएंगे, और आपको अपने दिमाग में चीजें क्लियर रखनी। पाठशाला में अब अगली क्लास दिल्ली में केदारनाथ धाम, बड़ा बवाल मचा, तो देखिए क्या हुआ। केदारनाथ धाम को लेकर मचे हंगामे का वो सच जो कोई नहीं बता रहा।